साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास की कक्षा में। साथियों आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे बुद्धि का मापन या बुद्धि परीक्षण। साथियों बुद्धि का मापन और बुद्धि परीक्षण हम पढ़ेंगे। इससे पहले की कक्षा में हमने पढ़ा था बुद्धि के सिद्धांत। पिछली कक्षा में हमने 7 सिद्धांत बुद्धि के पढ़े थे। साथियों आज की महत्वपूर्ण कक्षा बस शुरू करने जा रहे हैं। साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथियों आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों हम बात करेंगे बुद्धि का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंट। साथियों बुद्धि के मापन द्वारा यह माना जा सकता है किसी व्यक्ति में बुद्धि का स्तर क्या है, यानी कि जो बुद्धि का मापन है उस बुद्धि के मापन से हम क्या मानते हैं कि किसी व्यक्ति में बुद्धि का स्तर क्या है। बुद्धि का स्तर क्या है ये हम जानते हैं किसके माध्यम से, बुद्धि मापन के माध्यम से। जब हम किसी की बुद्धि का मापन करते हैं तो कहने का मतलब यह है कि हम क्या जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि उसमें बुद्धि का स्तर व्यक्ति में कितना है। क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति या विद्यार्थी एक जैसी ही पाठ्य वस्तु को एक ही तरह से नहीं समझ सकते। कोई विद्यार्थी तो शीघ्रता से समझ लेता है और कोई उसी पाठ्य वस्तु को समझने के लिए समय लेता है। तो इसको सामान्यतः हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। लेकिन इसका दूसरा सत्य यह है कि दोनों विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर में असमानता है। पहले हम क्या मानते हैं कि भाई व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं जिसके कारण जो दो विद्यार्थी हैं वो समान पाठ्य वस्तु को एक साथ नहीं सीख पाते हैं। लेकिन इसके पीछे कहीं कारण है उन विद्यार्थियों की बुद्धि का स्तर अलग अलग होना। तो साथियों बुद्धि के स्तर के असमानता के कारण ही कोई जल्दी सीखता है और कोई देर से सीखता है। तो प्रारंभ से ही ये जो भिन्नता बुद्धि के कारण होती थी, लेकिन इसको औपचारिक तौर पर नहीं लिया गया था। तो आज इसका प्रयोग औपचारिक रूप में किया जाता है। वास्तव में बुद्धि को मापा तो जा सकता है लेकिन पूरी तरह से नहीं। यानी कि बुद्धि का जो मापन है, इस बुद्धि का मापन वो मापन किया तो जा सकता है लेकिन पूरी तरह से नहीं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अर्थात हम ये कह सकते हैं भाई बुद्धि का मापन तो किया तो जा सकता है लेकिन बुद्धि का मापन पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। साथियों समय समय पर कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से बुद्धि के स्वरूप की विवेचना की। यानी जो बुद्धि का स्वरूप है उस बुद्धि के स्वरूप की क्या की, विवेचना की। अनेक विद्वानों ने की समय समय पर। स्पीयरमैन ने जहाँ बुद्धि में 2 तत्वों को बताया तो वहीं थॉर्नडाइक ने बुद्धि में बहु तत्वों को बताया। ये हमने पिछली कक्षा में जब बुद्धि के सिद्धांत पढ़े थे साथियों, तो उस समय हमने आपको बताया कि स्पीयरमैन जो थे उन्होंने द्वितत्वों का सिद्धांत दिया बुद्धि का, वहीं थॉर्नडाइक ने बुद्धि में बहुतत्वों का सिद्धांत दिया। तो साथियों इस प्रकार से मनोवैज्ञानिकों ने इसकी विवेचना जो है वो समय समय पर की। साथियों बुद्धि का मापन, बुद्धि का जो मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है। साथियों बुद्धि का जो मापन है वो हम किससे करते हैं। साथियों बुद्धि का मापन किया जाता है बुद्धि परीक्षणों से। यानी बुद्धि का मापन करने के लिए हम किनका सहारा लेते हैं, हम बुद्धि के परीक्षणों का सहारा लेते हैं। तो साथियों आधुनिक मनोविज्ञान ने बुद्धि का मापन करने के लिए बुद्धि परीक्षण किए। जो बुद्धि परीक्षण है ना, यानी कि बुद्धि का मापन करने के लिए किसकी आवश्यकता, परीक्षण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता है, परीक्षणों की आवश्यकता होती है। तो साथियों बुद्धि परीक्षण का तात्पर्य बालक की मानसिक योग्यता का मापन करना है और ये ज्ञात करना है कि बालक में कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं हैं और कितनी कितनी मात्रा में हैं। तो कहने का मतलब जो बुद्धि परीक्षण है साथियों, यानी कि बुद्धि परीक्षण, ये बुद्धि परीक्षण जो है इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य है कि बालक की मानसिक योग्यताओं का मापन। बालक जो है उसकी मानसिक योग्यताओं का मापन, मानसिक योग्यताओं का मापन। और ये ज्ञात करना है कि बालक में कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं हैं, वे कितनी मात्रा में, मानसिक योग्यताएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, यानी मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी हैं और कितनी कितनी मात्रा में हैं। ये हम बुद्धि परीक्षणों से ज्ञात करते हैं। यानी बुद्धि परीक्षण जो होते हैं उनसे तात्पर्य है कि बालक की जो मानसिक योग्यताओं का मापन करना
और उसमें कौन कौन सी योग्यताएं हैं और कितनी कितनी मात्रा में कौन सी मानसिक योग्यता है। तो साथियों ये होता है बुद्धि का परीक्षण। साथियों ड्रेवर ने कहा, जो मनोवैज्ञानिक थे ड्रेवर, तो साथियों जो ड्रेवर हैं उन्होंने क्या कहा, देखिए एक परिभाषा आपको याद रखनी चाहिए। ड्रेवर ने कहा कि बुद्धि परीक्षण किसी प्रकार की समस्या होती है, यानी कि बुद्धि परीक्षण जो है वो क्या है, किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार की समस्या होती है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से एक व्यक्ति के मानसिक विकास के, एक व्यक्ति के मानसिक विकास के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। साथियों समझो इसको, ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए ये कहना चाह रहा है ड्राइवर जो है कि जो बुद्धि परीक्षण है ना, वो किसी प्रकार की कोई समस्या होती है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति के मानसिक विकास के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये होता है बुद्धि परीक्षण। साथियों बुद्धि परीक्षण के बारे में हम ये मानते हैं कि बुद्धि परीक्षणों की सहायता से बुद्धि मापन का, अब साथियों और महत्वपूर्ण बात आप जिसको नोट करना चाहिए, साथियों बुद्धि परीक्षणों के बारे में महत्वपूर्ण बातें आपको कुछ याद रखनी है। और महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं कि बुद्धि परीक्षणों की सहायता से, बुद्धि परीक्षणों की सहायता से बुद्धि मापन का प्रयास, बुद्धि मापन का प्रयास सबसे पहले किसने किया था, वो क्या था, बिने ने। किसने किया साथियों, बिने ने किया था। यानी कि हम कहें कि बुद्धि परीक्षणों की सहायता से बुद्धि मापन का सबसे पहला जो प्रयास किया था वो क्या था, बिने ने। साथियों बिने के एक अन्य चिकित्सक साथी थे जिनका नाम साइमन था। उस साइमन की सहायता से बिने ने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की बुद्धि को मापा जा सकता है, और इसको बिने साइमन मापन विधि कहते हैं। साथियों बिने और एक थे साइमन, तो बिने ने साइमन की सहायता से, ये साइमन क्या थे, एक चिकित्सक थे, तो इसकी सहायता से क्या किया कि एक ऐसे परीक्षण का निर्माण किया जिसके द्वारा व्यक्ति की बुद्धि को मापा जा सकता है। इसको बिने साइमन मापन विधि कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, बिने साइमन मापन विधि कहा जाता है। यानी कि बिने और साइमन जो थे उन्होंने मिलकर के एक ऐसी परीक्षण का निर्माण किया कि जिसको हम बिने साइमन मापन विधि कहते हैं, और इससे बुद्धि का मापन किया जा सकता है। साथियों बिने के इस बुद्धि परीक्षणों को बहुत सफलता मिली, और इसके बाद बर्ट और टर्मन ने भी बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया। यानी कि बिने के बाद बर्ट और टर्मन, इन्होंने भी क्या किया, बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया। क्योंकि जो बिने थे उनको क्या मिल गई, सफलता मिली काफ़ी हद तक, तो जो टर्मन और बर्ट थे इन्होंने भी क्या कर लिया, फिर बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया। और टर्मन ने बिने के इस बुद्धि परीक्षण में संशोधन किया। जो टर्मन थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिने के जो बुद्धि परीक्षण थे, बिने के बुद्धि परीक्षण, उनमें संशोधन किया। बिने के बुद्धि परीक्षण में क्या किया, संशोधन किया। किसने, टर्मन ने किया।
अर्थात टर्मन ने विनय के बुद्धि परीक्षणों में क्या कर लिया, संशोधन कर लिया, और इसको कहा जाता है स्टैनफोर्ड विनय मापन विधि। इसको क्या कहा जाता है फिर, स्टैनफोर्ड विनय मापन विधि कहा जाता है। यानी कि टर्मन ने विनय के बुद्धि परीक्षणों में संशोधन किया, जिसको हम स्टैनफोर्ड विनय मापन विधि कहते हैं। साथियों, इसमें कुल 90 प्रश्न थे। यानी कि जो ये स्टैनफोर्ड विनय मापन विधि थी, इसमें कुल कितने प्रश्न थे, इसमें कुल 90 प्रश्न थे। और इन 90 प्रश्नों को 1000 बालकों पर इनका परीक्षण किया गया। यानी कि इन 90 प्रश्नों का कितने बालकों पर, 1000 बालक, इतने बालकों पर इनका क्या किया गया था, परीक्षण किया गया था। साथियों, टर्मन ने जो संशोधन किया और उन्होंने एक बुद्धि मापन के लिए सूत्र दिया, बुद्धि मापन का एक क्या दिया, सूत्र दिया। और वो सूत्र क्या था, वो था बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि को IQ कहते हैं, ठीक है। इसका सूत्र मानसिक आयु, मानसिक आयु भाग वास्तविक आयु, वास्तविक आयु, मानसिक आयु भाग वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। अर्थात मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज, और वास्तविक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज। तो साथियों, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, यानी बुद्धि किसमें कितनी है उसको ज्ञात करने का सूत्र दिया, एक बुद्धि लब्धि का सूत्र, और वो IQ उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसका सूत्र है मानसिक आयु भाग वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। तो साथियों, मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज, वास्तविक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज, और ये 100, ठीक है। साथियों, इसमें मानसिक आयु क्या है, मानसिक आयु इसको सबसे पहले विनय ने दिया था। जो मानसिक आयु थी ना, इसको सबसे पहले किसने दिया था, विनय ने दिया था। साथियों, हम बात कर रहे हैं मानसिक आयु की। तो साथियों, जो मानसिक आयु थी वो सबसे पहले किसने दी, विनय ने। यह किसी व्यक्ति की वह विकास सीमाएं जो उसके कार्यों द्वारा जानी जाती है और उसी आयु विशेष में उसकी अपेक्षा होती है। यानी कि मानसिक आयु क्या है, ये एक ऐसी आयु है कि जिस व्यक्ति की जितनी मानसिक आयु है उसके अनुसार उसके कार्य होने चाहिए, उनको बताती है। साथियों, जैसे यदि किसी बालक की मानसिक आयु 9 वर्ष है और वह परीक्षा में 9 वर्ष की आयु के बालक के समान काम करता है, तो वह 9 वर्ष की आयु का कहलाएगा। यानी कि जैसे मान लो कोई बालक है, उस बालक की जो बालक है, उस बालक की मानसिक आयु मान लो 9 वर्ष है। 9 वर्ष क्या है, उसकी मानसिक आयु है। और ये बालक 9 वर्ष के बालकों के समान ही कार्य करता है। यानी कि 9 वर्ष के बालक उनके समान ही काम करता है, तो वह 9 वर्ष का ही कहलाएगा। तो ये जो बालक है ना, ये कितने वर्ष का कहलाएगा, तो ये 9 वर्ष का ही बालक कहलाए। कहने का मतलब जितनी मानसिक आयु है, अगर बालक उसी आयु के अनुसार, जो बालक हैं उनके अनुसार काम कर रहा है, तो फिर वो 9 वर्ष का ही कहलाएगा। साथियों, मानसिक आयु को निकालने का एक सूत्र दिया, मानसिक आयु मेंटल एज, इसका सूत्र दिया IQ इंटू CA भाग 100। यह है मानसिक आयु ज्ञात करने का सूत्र। यानी कि जितने उसकी बुद्धि लब्धि है उसको वास्तविक आयु से गुणा करो और 100 से उसका भाग दे दो। मान लो किसी बालक की जो बुद्धि लब्धि है वो 50 है, ठीक है। अगर उसकी वास्तविक आयु मान लो 30 है, और साथियों तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी, तो देखो 2 से 2 काट दो, तो इसका मतलब उसकी मानसिक आयु 15 वर्ष है। मानसिक आयु कितनी है, 15 वर्ष। यानी कि वो बालक तो 30 साल का है, लेकिन उसकी जो मानसिक आयु कितनी है, 15 वर्ष ही है। क्यों? क्योंकि वो जो बालक है उस बुद्धि लब्धि के अनुसार केवल 15 वर्ष के बालक की तरह ही कार्य कर पाता है। तो ये मानसिक आयु। साथियों, वास्तविक आयु,
वास्तविक आयु क्या है? साथियों, वास्तविक आयु किसी भी व्यक्ति का आयु जो वास्तविकता को प्रदर्शित करती है। जैसे मान लो अपने 10 वर्ष है, 20 वर्ष है, तो वास्तविक आयु है। अब वास्तविक आयु को निकालने का एक सूत्र है, यानी CA, क्रोनोलॉजिकल एज इज इक्वल टू MA भाग IQ इंटू 100। ये वास्तविक आयु निकालने का सूत्र है। साथियों, मान लो किसी बालक की मानसिक आयु 20 वर्ष है और उसकी जो बुद्धि लब्धि है, मान लो वो बुद्धि लब्धि 50 है, तो उसकी वास्तविक आयु क्या होगी? तो ये सूत्र है CA यानी वास्तविक आयु इज इक्वल टू MA यानी मेंटल एज बटा IQ इंटू 100। तो साथियों देखिए 20 दूनी 40, यानी कि उसो की वास्तविक आयु कितनी है? 40 वर्ष है। अर्थात उसकी जो वास्तविक आयु कितनी है? वो 40 वर्ष है। लेकिन वो बालक 20 वर्ष के जो बालक हैं उनके समान ही कार्य करता है, अर्थात उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो उनके ही बराबर है। तो साथियों इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? वास्तविक आयु भी निकाल सकते हैं। साथियों बुद्धि लब्धि क्या है? देखिए बुद्धि लब्धि, इसको सबसे स्टर्न ने स्टर्न दिया था। जो बुद्धि लब्धि है यानी कि IQ, सबसे पहले किसने दिया? इसको स्टर्न ने दिया था। साथियों बाद में इसका प्रयोग टर्मन ने 1916 में किया, यानी कि उसके बाद टर्मन ने इसका प्रयोग कब किया? 1916 में इसका क्या किया? प्रयोग किया। यह किसी बालक या व्यक्ति की वास्तविक बुद्धि की मात्रा को प्रदर्शित करता है जो वास्तव में बालक रखता है। इसके द्वारा व्यक्ति या बालक के तीव्र, सामान्य या मंद बुद्धि होने का पता चलता है और साथ ही साथ उसकी तुलना सरलता के साथ अन्य बालकों या व्यक्तियों से की जा सकती है। तो साथियों ये होती है बुद्धि लब्धि। अब हम आगे बढ़ते हैं। साथियों कॉल और ब्रुश ने कहा था, कॉल वे ब्रुश, इन्होंने कहा था कि बुद्धि लब्धि यह बताती है बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति का विकास हो रहा है, कि बालक की मानसिक योग्यता में किस प्रकार का विकास हो रहा है। कॉल और ब्रुश ने कहा कि बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस प्रकार का विकास हो रहा है। साथियों बुद्धि लब्धि निकालने के लिए मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग देकर उसे 100 से गुणा कर देते हैं अपन, तो जिससे कि उसमें दशमलव में कोई उत्तर या बुद्धि लब्धि नहीं आए। साथियों टर्मन ने 1916 में स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के साथ बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिकाएं भी तैयार की। जो टर्मन थे, टर्मन ने क्या किया? 1916 में स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के साथ साथ 1916 में क्या बनाया इन्होंने? स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बनाया। इसके साथ साथ बुद्धि लब्धि की एक तालिका बनाई, यानी IQ की एक तालिका भी बनाई। साथ ही वो तालिका क्या है? बुद्धि लब्धि की विवरण तालिका क्या है? देखो बुद्धि, हम बात कर रहे हैं बुद्धि लब्धि की विवरण तालिका। तो इधर हमने लिखा बुद्धि लब्धि। साथ ही इसको आप विशेष ध्यान रखो क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और इधर अपन ने रखा वर्ग यानी कैटेगरी। साथियों टर्मन ने 1916 में जब वो बनाया स्टैनफोर्ड विनय जो परीक्षण था, उसके साथ साथ क्या दी? बुद्धि लब्धि की एक विवरण तालिका भी दी। तो साथियों अगर किसी बालक की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है तो साथियों वो बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। वो बालक कैसा कहलाता है? प्रतिभाशाली बालक कहलाता है।
यदि किसी की बुद्धि लब्धि 120 से 140, 120 से 140, तो फिर वो कहलाएगा प्रखर बुद्धि। वो क्या कहलाएगा? प्रखर बुद्धि, यानी कि वेरी सुपीरियर। अगर किसी की बुद्धि लब्धि 110 से 120 है तो साथियों वो कहलाएगा अति सामान्य बुद्धि। अति सामान्य बुद्धि यानी कि सुपीरियर हम इसको कह सकते हैं। साथियों किसी की बुद्धि लब्धि 90 से 110 है, ठीक है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? वो सामान्य बुद्धि। वो क्या कहलाएगा? सामान्य बुद्धि का बालक कहलाएगा। अगर मान लो 75 से 90 है, किसी की बुद्धि लब्धि कितनी है? किसी का IQ जो है वो कितना है? 75 से 90 है, तो फिर उसको हम कहेंगे अल्प बुद्धि। अल्प बुद्धि कहेंगे उसको। साथियों ऐसे यदि किसी की बुद्धि लब्धि मान लो 50 से 75 है, 50 से क्या है? 75 है मान लो, तो फिर उस 50 से 75 वाले को हम क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। और यदि मान लो 25 से 50 के बीच है तो उसको हम मूढ़ कहेंगे। और अगर 25 से कम है, क्या है? 25 से कम, तो साथियों उसको जड़ बुद्धि कहा जाता है। उसको क्या कहेंगे हम? जड़ बुद्धि कहेंगे। तो साथियों इस प्रकार से ये एक तालिका है जो हमने आपको बताई बुद्धि लब्धि के अनुसार कि कौन बालक किस वर्ग में आता है, उसकी कितनी बुद्धि लब्धि है, तो उस बुद्धि लब्धि के अनुसार उसको हम किस वर्ग में रखेंगे। तो साथियों इस प्रकार से टर्म 1916 में ये बुद्धि लब्धि की विवरण तालिका भी दी थी। साथियों ये बुद्धि लब्धि की तालिका जहाँ से एक प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो साथियों यहाँ तक हमने पढ़ा आज बुद्धि मापन के बारे में जाना, बुद्धि परीक्षण बताया आपको, और साथ ही बताया कि जो बुद्धि लब्धि की जो तालिका है, विवरण तालिका है या वितरण तालिका है, वो हमने आपको बताई। तो साथियों अगले कक्षा में हम करेंगे बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण। तो साथियों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।